सब बच्चों को प्रणाम और सुप्रभात। उपस्थित हूँ आप सबके बीच में फिर से लेकर वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल, मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है लॉ। चलो बच्चों, आज हम लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का दूसरा टाइप यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो एक बार हम देख लें हमने कल क्या पढ़ा था। हमने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में दो तरह के टाइप्स होते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या मूड और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और मूड में कौन कौन से थे याद करो शॉर्ट में। डिक्लेरेटरी सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं कल बहुत अच्छे से विथ ऑल एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, और ये होते हैं चार प्रकार के। कौन से चार प्रकार के? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक ही बात है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, ये चार तरह के सेंटेंसेस आज हमको बहुत अच्छे से समझना है। आइए शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में सबसे पहला सिंपल सेंटेंसेस। किन्हें कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस? देखो बच्चों, सिंपल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें ओनली वन मेन क्लॉज होता है। ओनली वन मेन क्लॉज इज देयर इन अ सिंपल सेंटेंस, और हर क्लॉज में एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है। इसका मतलब अगर एक ही क्लॉज है तो देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक, ये मेन क्लॉज को आप अंडरलाइन करना, लिखते जाना मेरे साथ कॉपी में। देयर इज ओनली वन मेन क्लॉज एंड देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड देयर इज ऑलवेज अ फाइनाइट वर्ब, क्योंकि बिना फाइनाइट वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं होता है। तो चूंकि एक ही क्लॉज है तो देयर इज ऑलवेज अ फाइनाइट वर्ब। ये तो खैर कहने की जरूरत ही नहीं, हर तरह के सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब होगी। तो मेन तो ये दो ही पॉइंट है। चलो एग्जांपल लेते हैं सिंपल सेंटेंस का। दे वॉक ऑन द रोड, इसमें कितने क्लॉज हैं? एक क्लॉज है बस, दे वॉक ऑन द रोड। दूसरा, ही स्पोक फ्रेंच, वो फ्रेंच में बोलता था, फ्रेंच बोलता था। ठीक है, इसमें भी कितने हैं? एक ही क्लॉज है। आई ईट पिज्ज़ा, मैं पिज्ज़ा खाता हूँ, एक ही क्लॉज है। दे आर गैंगस्टर्स, एक ही मेन क्लॉज है, दे आर गैंगस्टर्स। डू यू लाइक टी, एक ही मेन क्लॉज है, डू यू लाइक टी। क्वेश्चन भी तो हो सकता है, सेंटेंस कैन बी इंटरोगेटिव ऑल्सो। तो डू यू लाइक टी, लेकिन इसको क्लॉज वाला एंगल से देखो आप। ठीक, अब ये डिक्लेरेटरी है, दे वॉक ऑन द रोड, ही स्पोक फ्रेंच, ये भी डिक्लेरेटरी है। डू यू लाइक टी, ये इंटरोगेटिव है ना। तो ये फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ना कुछ तो है, लेकिन अब अभी अपन इसको इस एंगल से नहीं देख रहे हैं, है ना। अभी अपन इसको स्ट्रक्चर के एंगल से देखें। तो स्ट्रक्चर के एंगल से इसमें ये देखेंगे कि कितने क्लॉज हैं और कौन से क्लॉज हैं। क्लॉज दो तरह के होते हैं, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज का दूसरा नाम इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज का दूसरा नाम डिपेंडेंट क्लॉज। रिमेंबर गाइस, ऑल्सो नोन एज मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। और याद करो, डिपेंडेंट क्लॉज मतलब वो जो मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है, जिसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, मेन क्लॉज जिसको अगर पूरे सेंटेंस में से उस क्लॉज को अलग निकाल दो, यानी कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जिसको अलग निकाल दो तो भी अपने आप में एक सेंटेंस बन के दिख सकता है, उसे कहते हैं मेन क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब वो एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको निकालो लेकिन उसका कोई सही अर्थ नहीं बैठेगा। यानी कि निकालो इन द सेंस उस सेंटेंस से अलग पढ़ के देखने की कोशिश करो तो नहीं देख सकते। जब तक कि मेन क्लॉज से उसको नहीं जोड़ोगे तब तक उसका सही जो कहना चाह रहे हैं वो अर्थ
नहीं निकलेगा। ठीक, उसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। फिर सबऑर्डिनेट वर्ड कैसे बना, सब और ऑर्डिनेट, सब यानी अंदर, तो मेन के अंडर जो हो वो सबऑर्डिनेट, या डिपेंड करता हो, तो ये सारे नाम की चीरफाड़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब बताइए सिंपल सेंटेंस में कितने क्लॉज होते हैं, सिर्फ एक। कौन सा, मेन क्लॉज, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज। कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता। तो एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है। ये कितना आसान है सिंपल सेंटेंस, इसका नाम ही सिंपल सेंटेंस है, तो बात ही खत्म हो गई। चलो, इसका मतलब दूसरे वाले पे हम लोग स्विच कर सकते हैं। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस। चलिए कंपाउंड सेंटेंस पे आते हैं। कंपाउंड सेंटेंस किन्हें कहते हैं, इसका पॉइंट लिख लो आप। अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट्स ऑफ, अ सेंटेंस दैट consists of टू और मोर, ये जानबूझ के कैपिटल में लिखा हूं बीच में, टू और मोर मेन क्लॉजेस is called a compound sentence. Interestingly, इसमें भी there is no subordinate clause, ठीक है। The two or more main clauses are joined by coordinating conjunctions। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस में कंजंक्शन नहीं होता, लेकिन बाकी जितने सेंटेंस के टाइप पढ़ने वाले, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सब में कंजंक्शन होता है। और कंजंक्शन किसे कहते हैं, इसको लेके हम अलग से बहुत विस्तार से पढ़ने वाले। मैंने कहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ रहे थे, इसमें से दो ऐसे हैं जिनका हमको पूरा पूरा लेक्चर बनाना पड़ेगा। तो जिसमें से पहला है वर्ब, जिसके ऊपर अपन ने दो लेक्चर लिए हैं, और एक है कंजंक्शन, जिसके ऊपर आज अपन अलग से इसी लेक्चर में अच्छी खासी बात करने वाले हैं। थोड़ी सी स्टार्ट तो आज ही कर देंगे, कोशिश करेंगे आज ही हो जाए, नहीं तो दो भी लग सकते हैं लेक्चर अपने को इसके लिए। ये बड़ी कंसेप्ट है कंजंक्शन। चलो, तो कंजंक्शन बोलते किसको है ये मैं अभी बता देता हूँ। कंजंक्शन नाम से क्लियर है, जंक्शन जो जहाँ जुड़ते हैं, तो ये पहले बता चुका हूँ। तो जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को जोड़ता है वो कंजंक्शन है, ठीक है। ये दो तरह के कंजंक्शन कौन से हैं, कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग, ये हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। चलो, अब कंपाउंड सेंटेंस कितनों से मिलके बनता है, तो कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉज, टू और मोर मेन क्लॉजेस से मिलकर बनता है, और इसमें कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं होता। तो हम अब एक काम करते हैं, देखते हैं, एग्जांपल बनाते हैं। चलो पहले ही प्लेड brilliantly and received the मैन ऑफ द मैच अवार्ड। आजकल मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं देते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड देते हैं, है ना। थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि अगर महिलाओं का क्रिकेट होता है तो मैन ऑफ द मैच की जगह वुमन ऑफ द मैच बोलना पड़ेगा, तो फिर वो उल्टा सीधा हो जाता है। तो इसलिए मैन ऑफ द मैच की जगह प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज की जगह प्लेयर ऑफ द सीरीज, क्योंकि प्लेयर वर्ड न्यूट्रल वर्ड है, मेल भी प्लेयर होता है और फीमेल भी प्लेयर होती है, लॉजिकल बात। पर अपने को आदत पड़ी मैन ऑफ द मैच बोलने की। तो ही प्लेड ब्रिलियंटली एंड रिसीव्ड द मैन ऑफ द मैच अवार्ड। अब आप देखो, ये जो एंड है ना, ये कंजंक्शन है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। कौन से दो सेंटेंस, ही प्लेड ब्रिलियंटली, ये एक मेन क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट है ही, और प्लेड ब्रिलियंटली प्रेडिकेट है, और दूसरा ही इम्प्लाइड है, मैंने कहा था पहले भी इम्प्लाइड होगा। ही इम्प्लाइड है क्योंकि किसको रिसीव हुआ, उसी को जिस ही की बात की। तो यहाँ पे ही नाम का सब्जेक्ट है, दिख नहीं रहा है, पर है माना जाएगा। तो एक ही सब्जेक्ट हो गया जो नहीं दिख रहा है लेकिन है, और रिसीव्ड द मैन ऑफ द मैच अवार्ड, ये प्रेडिकेट है। तो इसमें दो सब्जेक्ट है, दोनों जगह ही एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन वो दो जगह माना जाएगा, और दो अलग अलग प्रेडिकेट है।
और मजेदार बात ये किस इनको जोड़ने वाला जो कंजंक्शन है वो कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। अब रुकना। अच्छा, ही रिसीव्ड द मैन ऑफ द मैच अवार्ड, इसका वेट अलग से भी देखो तो उतना ही मेन है, और ही प्लेड ब्रिलियंटली ये भी एक अपने आप में पूरा सेंटेंस निकल सकता है अगर तोड़ दो तो। इसका मतलब ये दोनों ही मेन क्लॉज हैं। इसका मतलब इन दोनों को जोड़कर और एंड कंजंक्शन लगाकर जो ये सेंटेंस बना है, ये कैसा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है। आप तो कंपाउंड का अर्थ याद करो। कंपाउंड किसे कहते हैं भाई? ब्याज पर ब्याज चढ़ जाए तो उसे हम कौन सा इंटरेस्ट बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, है ना, बराबर। उसी तरह से एक ही सेंटेंस में मेन क्लॉज पर मेन क्लॉज चढ़ जाए, यानी कि दो मेन क्लॉज एक साथ जुड़ जाएं, तो वो कंपाउंड हो जाएगा। दो एक जैसे वेट, एक जैसी वैल्यू, एक जैसे इंपॉर्टेंस की चीजें अगर जुड़ जाएं तो उसको कंपाउंड कहते हैं। ठीक, दो बराबरी के सब्सटेंस अगर जुड़ जाएं तो केमिस्ट्री में भी उसको कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, इसीलिए इसका नाम है कंपाउंड सेंटेंस। प्योर लॉजिक। अब मजा ये है, ही प्लेड ब्रिलियंटली और ही रिसीव्ड द मैन ऑफ द मैच। ही रिसीव्ड द मैन ऑफ द मैच का कोई बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है ही प्लेड ब्रिलियंटली पे, है ना। मतलब सेंटेंस में से अगर अलग भी निकाल दो तो दोनों अपनी अपनी जगह हैं, समझ आ सकता है दोनों का मीनिंग अलग अलग। ठीक है, एक और बनाते हैं। आई केम लेट बट डिड नॉट मिस द शो। मैं लेट आया लेकिन फिर भी शो मिस नहीं हुआ। ठीक है, तो आई केम लेट, इसमें आई सब्जेक्ट है और केम लेट ये क्या है? प्रीडिकेट। केम लेट इतना, इतना। केम लेट प्रीडिकेट है, तो एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट। बट इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, दो क्लॉजेस को। दूसरा क्लॉज क्या है? आई डिड नॉट मिस द शो। यह आई इम्प्लाइड है, मैंने आपसे कहा पहले भी, इसमें है। ये आई एक सब्जेक्ट है और ये प्रीडिकेट है, तो दो सब्जेक्ट और दो प्रीडिकेट है इसमें। इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस तो नहीं है। अब ये तय करो कि ये दोनों जो क्लॉजेज हैं, बट के इस तरफ और बट के इस तरफ, क्या इन दोनों को अलग अलग पढ़ सकते हैं? आई केम लेट, ठीक है, आई डिड नॉट मिस द शो, हाँ, दोनों का अपना अपना महत्व देने, दोनों इक्वल वेटेज के हैं। और इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? बट। तो बट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। और ये दोनों सेंटेंस में चूंकि दोनों ही मेन क्लॉज है, आई केम लेट भी एक मेन क्लॉज है और आई डिड नॉट मिस द शो भी मेन क्लॉज है। इसका मतलब दो मेन क्लॉज अगर जुड़ते हो तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। तो सर आप कह रहे हो कि दो, पर दो से ज्यादा भी तो मेन क्लॉज हो सकते हैं। हाँ, उसका भी तो एग्जाम्पल बताइए। उसका भी बता देते हैं। देखो, टू और मोर मेन क्लॉजेस, तो तीन मेन क्लॉजेस वाला बनाते हैं। तो कैसे बनेगा? तीसरा एग्जाम्पल, दो पहले हो गए, ये तीसरा। शी वॉच्ड मी एंड गॉट एंग्री बट डिड नॉट स्पीक a single word at that time। देखो भाई, जैसे किसी लड़की की गर्लफ्रेंड ने उसको सिगरेट पीते हुए देख लिया अपने दोस्तों के साथ। जैसे राहुल है, राहुल की गर्लफ्रेंड है प्रिया। प्रिया मना करती सिगरेट मत पिया करो, राहुल ने प्रॉमिस किया है नहीं पीऊंगा, पर राहुल ने फिर भी चुपके से दोस्तों के साथ सिगरेट पी, और वो पान की दुकान पे सिगरेट पीता हुआ प्रिया को दूर से दिख गया। प्रिया शॉपिंग करने आई थी, उसने दूर से देख लिया। तो अब राहुल बाद में ये बात बता रहा है अपने दोस्त को कि शी वॉच्ड मी, उसने मुझे देख लिया, एंड गॉट एंग्री, और गुस्सा भी हो गई, लेकिन उस समय उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा, चुपचाप देख के वहां से निकल गई। तो इसमें देखो, शी वॉच्ड मी सब्जेक्ट, वॉच्ड मी प्रेडिकेट, एंड शी गॉट एंग्री, शी सब्जेक्ट, गॉट एंग्री प्रेडिकेट। शी बार बार रिपीट नहीं करना इसलिए, नहीं तो इम्प्लाइड है यहाँ पे, इसलिए एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, यहाँ पे भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट। एंड शी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड एट दैट टाइम, तो शी फिर सब्जेक्ट और डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड एट दैट टाइम फिर प्रेडिकेट। और शी डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड एट दैट टाइम, उसने उस समय कोई एक शब्द नहीं कहा, इसका ये मेन क्लॉज है।
शी गॉट एंग्री ये एक मेन क्लॉज है, शी वॉच्ड मी ये एक मेन क्लॉज है। तो मेन क्लॉज प्लस मेन क्लॉज प्लस मेन क्लॉज कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि इनको जोड़ने वाले एंड और बट हैं। एंड और बट कौन से कंजंक्शन होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग। दो लॉजिक लगाना, अगर अगर दो मेन क्लॉज को जोड़ा गया है तो उनके बीच में, अगर दो मेन क्लॉज को जोड़ा गया है तो उनके बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही होगा। ठीक, या यूं कह लो रिवर्स लॉजिक, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर आपको नजर आ रहा है तो समझो इसने दो मेन क्लॉजेस को जोड़ा है। इसका मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की एक लिस्ट है। हाँ, एक छोटी सी लिस्ट है, बहुत आसान लिस्ट है। बोलो तो बता दो। लॉजिक वापस सुना है ना? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अगर नजर आए तो समझ जाओ कि जो दो क्लॉजेस जुड़े हैं वो दोनों के दोनों ही मेन क्लॉज हैं। या यूं कहें, अगर आप मेन क्लॉज पकड़ना जानते हो तो अगर दो मेन क्लॉज जुड़े हैं तो उनके बीच में जो कंजंक्शन होगा वो कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही होगा। रिवर्स लॉजिक, पकड़ में आई बात? चलो, तो फिर इसका मतलब एक कंक्लूसिव लिस्ट होगी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। हाँ, बता दे रहा हूँ, बहुत मजेदार लिस्ट है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं तकरीबन ये 7-8। फैन बॉयज कोई कोई देन को भी मानता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, लेकिन मैं नहीं मानता। मतलब बहुत सारी ग्रामर बुक्स मना करती हैं। ये 7 यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फैन बॉयज याद कर लो, ये एक्रोनिम में याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। फॉर का एफ, एंड का ए, नॉर का एन, बट का बी, और का ओ, येट का वाई, एस का सो, ये बन गया फैन बॉयज एक्रोनिम। अब एक्रोनिम रूट वर्ड अपन ने पढ़ रखा है, अपने को मालूम है क्या है। ठीक है, फैन बॉयज। तो देख लो यहाँ पे बट का बी है। हाँ, मतलब ये वाले और ये वाले के बीच में बट है। गॉट एंग्री और डिडंट स्पीक के बीच में बट है, मतलब ये दोनों मेन है। और ये वाले और ये वाले के बीच में एंड है। एंड भी एक कोऑर्डिनेटिंग है, मतलब ये दोनों भी मेन है। मतलब मेन क्लॉज प्लस मेन क्लॉज प्लस मेन क्लॉज, यानी कि दो मेन क्लॉज को जोड़ो तो भी कंपाउंड, और दो से ज्यादा हो जाए, तीन अगर हो और तीनों मेन क्लॉज हो तो भी कंपाउंड सेंटेंस। डन डना डन। आया कोऑर्डिनेटिंग। अब मजेदार बात है कि इन 7 कंजंक्शंस का नाम कोऑर्डिनेटिंग ही क्यों है, ये मैं बताऊंगा। थोड़ा सा रुक जाओ ना, आज के लेक्चर में बताऊंगा। आज ही कंप्लीट कर देंगे कंजंक्शन भी। ये याद कर लो, फैन बॉयज फॉर एंड नॉर बट और येट सो। ठीक, एक हम येट का बना लेते हैं। ही डिड नॉट स्टडी येट ही पास द एग्जाम। कभी कभी हम दो बार भी मेंशन कर देते हैं, सेंटेंस की फॉर्मेशन पे है। यहाँ पे ही दो बार ले लें। उसने पढ़ाई नहीं की, फिर भी ऐसे कुछ लकी बच्चे होते हैं और अपने को बड़ी जलन होती है, सला यार ये पढ़ता तो था ही नहीं, हमारे सामने मस्ती किया करता था और ये पास हो गया यार, और हमने इतनी मेहनत की और इतने कम नंबर आए। तो ये भाग्य का खेल भी होता है कभी कभी। और या हो सकता है उसने पढ़ लिया हो चुपके से, आपको बताया नहीं हो, मेहनत करता हो, सामने मस्ती करता हो और घर में बहुत पढ़ता हो रात रात भर। यू नेवर नो। लेकिन बोलने में तो आता है ना भी इसने तो पढ़ाई की नहीं फिर भी पास हो गया, तो फिर भी पास हो गया, ये थोड़ा सा वजन पड़ रहा है। लेकिन उसने पढ़ाई नहीं की, वो पास हो गया। ये दोनों का अपना अपना वेट है। और आप तो ये याद करो, जहाँ पे भी ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए मतलब दोनों मेन क्लॉज है, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा दो मेन क्लॉज को जोड़ते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद कर लो कि ये जो कंजंक्शन होते हैं ये क्या होते हैं? ये कंजंक्शंस, मेरी लैंग्वेज में याद करा रहा हूँ, हमेशा काम आएगा। कंजंक्शंस गोंद होते हैं, दे आर एडिसिव्स। एडिसिव मतलब चिपकाने वाला। ये चिपका देते हैं, दो को जोड़ते हैं। देखो ये कागज़ है, फर्ज करो ये एक पीस ऑफ पेपर है, इसके ऊपर आपने गोंद लगाया और फिर एक और दूसरा पीस ऑफ पेपर इसके ऊपर चिपकाया, तो क्या ये दोनों चिपक जाएंगे? हाँ। तो ये कागज़ अलग है, ये कागज़ अलग है, लेकिन गोंद के कारण ये दोनों चिपक गए। उसी तरह ये एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज है, और बीच में अगर कंजंक्शन रूपी गोंद लगा दिया आपने, कोई सा भी कंजंक्शन, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ के फिर क्या बन जाएंगे? एक सेंटेंस। तो ये क्लॉज अगर कंजंक्शन से जुड़ जाएं तो ये बन जाते हैं सेंटेंस। तो कंजंक्शन गोंद का काम करते हैं, है ना? बढ़िया याद करने का तरीका। कंजंक्शन एक गोंद है एक, लेकिन लिखने की बात नहीं है, ये कंसेप्ट बिल्डिंग की बात है। चलो, तो फैन बॉयज। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस के बाद अगला जो तीसरा प्रकार है वो है
कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस किसको बोलते हैं? जहां पर एक मेन क्लॉज हो, एक ही मेन क्लॉज हो, ओनली वन मेन क्लॉज, एंड वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज, one main clause and one or more subordinate clause are there in a complex sentence. The two या the clauses, the main clause and subordinate clause are joined by subordinating conjunction. Subordinating conjunction कौन ज्वाइन करता है इनको? सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन इनको ज्वाइन करता है। इसका मतलब जो दूसरा प्रकार है कंजंक्शन का वो कौन सा है? सबॉर्डिनेटिंग। इसके पहले हमने कौन सा देखा था? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने होते हैं? 7, FANBOYS। और ये किसको जोड़ते हैं? मेन क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ने का काम करते हैं। दूसरा सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने होते हैं? N, यानी कि नो लिमिट, N नंबर ऑफ होते हैं। और ये किसको जोड़ते हैं? ये मेन क्लॉज को सबॉर्डिनेटिंग क्लॉज से जोड़ते हैं। ये प्लस माइनस नहीं, हाँ, ये उसका अंडरलाइनिंग था, ये प्लस कंजंक्शन। तो मेन क्लॉज को सबॉर्डिनेट क्लॉज, चूंकि सबॉर्डिनेट क्लॉज से जोड़ रहे हैं इसलिए इन कंजंक्शन को बोलते हैं सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नाम से क्लियर है। वो कंजंक्शन जो एक मेन क्लॉज को सबॉर्डिनेट क्लॉज से जुड़े उसे कहते हैं सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक, इसका एक दूसरा नाम भी है कोरिलेटिंग कंजंक्शन। ये रिलेट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली बिना रिलेट किए सबॉर्डिनेट क्लॉज की कोई वैल्यू नहीं होती। देखो एक अपन ने सबॉर्डिनेट, जब फ्रेज क्लॉज और सेंटेंस पढ़ रहे थे तो क्लॉज में मैंने ये भी बताया था कि डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, या यूं कहे सबॉर्डिनेट क्लॉज मेन क्लॉज पे डिपेंड करता है, यानी कि उससे रिलेट करता है। एक एग्जांपल लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट व्हेनेवर ही फाइंड्स फ्री टाइम। वो क्रिकेट खेलता है जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है तब। ये एग्जांपल है, ठीक है। मैं इसको EG लिख सकता था, है ना? आपको पता है कैसे लिखते हैं, मैंने EX लिखा। तो ऑप्शन है मेरे पास क्या लिखना है, लेकिन फॉर EG नहीं लिखना है। या तो EX लिखो, या एग्जाम्पल लिखो, या फॉर एग्जाम्पल लिखो, या सिर्फ EG लिखो, है ना? कैसे लिखना है आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ही प्लेज क्रिकेट वेन एवर ही फाइंड्स फ्री टाइम, ठीक है। तो ही प्लेज क्रिकेट, ये मेन क्लॉज है, इसको अलग निकाल लो। और ही फाइंड्स फ्री टाइम पर साथ में वेन एवर जोड़ दिया। इसका मतलब वेन एवर जोड़ने के कारण अब इसको अलग से बोलो पूरा, वेन एवर ही फाइंड्स फ्री टाइम, तो अजीब लगेगा। जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है, हाँ हाँ, फिर आगे बोले बस यही एक सेंटेंस है, ये नहीं हो सकता। जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है, वेन एवर ही फाइंड्स फ्री टाइम, इसका अलग से कोई वैल्यू नहीं जब तक कि मेन क्लॉज ना बोला जाए। क्या करता है जब भी उसको फ्री टाइम मिलता है? ही प्लेज क्रिकेट। इसका मतलब ही प्लेज क्रिकेट मेन क्लॉज है, और वेन एवर ही फाइंड्स फ्री टाइम ये क्या है? ये मेन क्लॉज है, और वेन एवर ही फाइंड्स फ्री टाइम ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है। लेकिन वेन एवर तो कंजंक्शन है। अब देखो सर, आप बोलोगे कि कंजंक्शन हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। ही प्लेज क्रिकेट ये एक मेन क्लॉज है, और ही फाइंड्स फ्री टाइम ये भी एक मेन क्लॉज है। अलग निकालने पे नहीं है, क्यों? क्योंकि अलग निकालने पे वही अर्थ दे रहा है जो बोलने वाला चाह रहा है। नहीं, वो अर्थ नहीं दे रहा है। बोलने वाला क्या चाह रहा है कि उसको जब फ्री टाइम मिलता है तब वो क्रिकेट खेलता है। और अब आप इसको वेनेवर हटा के अलग करो, ही प्लेज क्रिकेट, ही फाइंड्स फ्री टाइम, तो ऐसा लग रहा है कि दो अलग अलग जो सेंटेंस हैं, अगर आप मेन क्लॉज को अपने आप में एक सेंटेंस बना के देखो तो वो फ्री टाइम निकाल लेता है, और दूसरा वो क्रिकेट खेलता है। तो दो विपरीत अर्थ, जो ओरिजिनल अर्थ है वो नहीं निकल रहा ना। क्योंकि ओरिजिनल अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर ही फाइंड्स फ्री टाइम ये वेनेवर के साथ कंजंक्शन के साथ जुड़ के मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होके ही सही अर्थ दे सकता है। इसलिए ही फाइंड्स फ्री टाइम यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आपके प्रश्न का जवाब ऑटोमेटिक।
तो यहाँ पर वेनेवर नाम का एक जो शब्द है ये क्या है, ये क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है? फैन बॉयज में तो नहीं आ रहा ना? नहीं, इसका मतलब ये जो एन है, बहुत सारे क्लॉजेस, मतलब फैन बॉयज के अलावा बाकी जितने भी कंजंक्शन है वो सब सबॉर्डिनेट क्लॉज है। कितने हैं बताओ? गिनती तो नहीं है, 5 7 10 20 के नाम, अपने नोट्स में बहुत सारे लिखे मैंने। देखो 2 4 मैं बताता हूँ, उसके बाद फिर अपन इसको भी देखेंगे एक बार। आफ्टर, बिफोर, एज इफ, हाउ, बिकॉज, सिंस, unless, rather, rather than, while, एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब और भी बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो अभी सिर्फ एक लिस्ट है। लो 9 एग्जाम्पल तो अपन बना ही लेते हैं। आफ्टर का एग्जाम्पल, ही केम हियर आफ्टर द स्पीच वॉज ओवर। तो इसमें 2 क्लॉज है, ही केम हियर और द स्पीच वॉज ओवर, और इनको जोड़ने वाला क्लॉज कंजंक्शन कौन सा है? आफ्टर। अब बता दो फटाफट से ये कौन सा सेंटेंस है? कितना आसान है। ही केम हियर मेन क्लॉज है और द स्पीच वॉज ओवर सबॉर्डिनेट क्लॉज है। और मेन क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज, जहाँ पर एक मेन क्लॉज और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज हो, उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, उसका भी एग्जाम्पल लें। एक बिफोर का एग्जाम्पल बनाते हैं। दे हैड लेफ्ट इंडिया बिफोर द वर्ल्ड वॉर बिगैन। द वर्ल्ड वॉर बिगैन, ये एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है। दे हैड लेफ्ट इंडिया, वो इंडिया छोड़ चुके थे, ये मेन क्लॉज है। और जोड़ कौन रहा है? कंजंक्शन बिफोर। तो वो इंडिया कब छोड़ चुके थे? तो बोले वर्ल्ड वॉर शुरू होने के पहले। तो वर्ल्ड वॉर शुरू हुई उसके पहले क्या हो गया था? वो इंडिया छोड़ चुके थे। तो वो इंडिया छोड़ चुके थे मेन क्लॉज है। दे हैड लेफ्ट इंडिया बिफोर द वर्ल्ड वॉर बिगेन। इतना से बोल के देखो, बिफोर द वर्ल्ड वॉर बिगेन। हाँ हाँ, आगे क्या? ऐसा इनकम्प्लीट लग रहा है ना। बिफोर द वर्ल्ड वॉर बिगेन, हाँ आगे क्या? दे हैड लेफ्ट इंडिया, वो इंडिया छोड़ चुके थे। ओ, दे हैड लेफ्ट इंडिया मेन चीज है, ठीक, इसलिए वो मेन क्लॉज और द वर्ल्ड वॉर बिगिन सबॉर्डिनेट क्लॉज। और मेन क्लॉज को सबॉर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने वाला जो शब्द है वो है बिफोर। बिफोर यानी कंजंक्शन। और कंजंक्शन कौन सा है? फैन बॉयज में आ रहा है क्या? FNBOYS, बी है, बी से बट है, बिफोर नहीं है, मतलब बिफोर सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो 2 तरह के कंजंक्शन, फटाफट से चार्ट भी बना लो। कंजंक्शन कितने? 2, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शॉर्ट में लिखा है, और कितने हैं? 7, FNBOYS, फॉर एंड नॉर बट और येट सो। बाकी सारे रिमेनिंग ऑल कंजंक्शंस। देखो आपने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, कंपनी लॉ में आपने पब्लिक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन पढ़ रखी है। लॉ का लॉजिक लगा के देखो, तो उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की डेफिनेशन दी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी which by its articles restricts the number of members to 200, limits the number of members to 200, restricts the right to transfer the shares, और prohibits invitation to public to subscribe for its securities, है ना। फिर पब्लिक लिमिटेड की डेफिनेशन देते हुए उन्होंने क्या कहा? बोले पब्लिक लिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर आगे और भी है, ये मेन पकड़ना आप। तो ये डेफिनेशन कैसी? 2 तरह की कंपनी होती है। तो पहली वाली को अगर डिफाइन कर दिया है तो दूसरी वाली जो पहली नहीं है वो दूसरी वाली। ऐसा ही इक्विटी प्रेफरेंस शेयर में क्या उन्होंने प्रेफरेंस शेयर को डिफाइन किया, विच गिव्स यू प्रेफरेंशियल राइट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। और इक्विटी शेयर की डेफिनेशन क्या है? इक्विटी शेयर मीन्स शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंशियल इन नेचर। ऐसा करते हैं ना लॉ में भी और हर जगह। उसी तरह कंजंक्शन 2 तरह के, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। और दुनिया भर में जितने भी कंजंक्शन है उसमें से 7 तो कोऑर्डिनेटिंग है। तो फिर सबऑर्डिनेटिंग कौन से है? बोले इन 7 को छोड़ के जो बच गए वो सबऑर्डिनेटिंग है। उन सब की लिस्ट याद करना कठिन है, 7 याद करना इजी है। इन 7 को कोऑर्डिनेटिंग बनाया, मतलब बचे हुए सारे सबऑर्डिनेटिंग। कंजंक्शन को हिंदी में अधिकरण बोलते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को समानाधिकरण, और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को व्यधिकरण बोलते हैं। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी टफ हो जाएगी आपके लिए,
क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के साथ अब मैं अगर हिंदी और संस्कृत ग्रामर भी पढ़ाने लग जाऊंगा तो बात ऊपर से निकल जाएगी। करना नहीं अपने को ये सब कुछ, बातें बहुत सारी होती है करने के लिए। चलो, तो बिफोर कौन सा है, सबऑर्डिनेटिंग। और सीधी बात, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ने के काम आता है, और मेन क्लॉज से सबऑर्डिनेट क्लॉज जहां जुड़ता है इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। खत्म बात। ठीक। सर आप कह रहे थे कि आप एग्जांपल दोगे जिसमें तीन भी हो सकते हैं क्लॉजेस। हाँ मैं देता हूँ आपको, देखो एग्जांपल, एक मेन और दो सबऑर्डिनेट, एक मेन क्लॉज और दो सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला एग्जांपल देता हूँ, ये भी कॉम्प्लेक्स ही रहेगा, है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही कहलाएगा। इसका एग्जांपल देता हूँ, दे वेंट टू मद्रास while I was in Mumbai because they had an urgent meeting। ठीक, वो मद्रास चले गए जब मैं मुंबई में था तभी। क्यों? क्योंकि उनकी अर्जेंट मीटिंग था। अब देखो कितने, दे वेंट टू मद्रास मेन क्लॉज, फिर आई वॉज इन मुंबई सबऑर्डिनेट क्लॉज, फिर दे हैड एन अर्जेंट मीटिंग सबऑर्डिनेट क्लॉज। एक मेन क्लॉज है और दो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कैसे पता लगा दोनों सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये दोनों, ये और ये? क्योंकि इनको जोड़ने वाला शब्द है बिकॉज और वाइल, ये दोनों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं, इसका मतलब ये दोनों सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। आया? ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। परफेक्ट। अब आ गया बच्चों का एक एग्जांपल और ले लेंगे, लास्ट एक एग्जांपल कॉम्प्लेक्स का, बढ़िया सा। ही प्लेड हॉकी वेन एवर, ये तो हो गया। शी कॉल्ड द पुलिस व्हेन शी सॉ द गूंस। शी कॉल्ड द पुलिस व्हेन शी सॉ द गूंस, ये सेंटेंस है। अब देखो, शी कॉल्ड द पुलिस ये क्लॉज है, शी सॉ द गूंस, गूंस यानी गुंडे, हाँ गुंडे को गूंस बोलते हैं। तो जब उसने गुंडे देखे तब उसने पुलिस को बुला लिया। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है, और व्हेन क्या है यहाँ पे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आया बच्चों को? चलो परफेक्ट। लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, अब नाम से क्लियर देखो। आप तो मुझे बता दो कंपाउंड में क्या होता है, सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है। सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस सर याद आ रहा है हमको जिसमें दो मेन क्लॉज होते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स में एक मेन क्लॉज प्लस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब अगर सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस होता है ऐसा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ऐसा, तो जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा, उसमें दो मेन क्लॉज होंगे और एक या एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो अब देखो कैसे बनता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक मेन क्लॉज, फिर से लिख रहा हूँ ना ढंग से, एक मेन क्लॉज प्लस एक और मेन क्लॉज प्लस एटलीस्ट एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब देखो आपको लिखना सिखा देता हूँ मैं। ये जो हम किसी भी चीज के आगे ब्रैकेट में एस लगाते हैं ना, ये ऑप्शनल प्लूरल डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? ऑप्शनल प्लूरल। ये प्योरली लॉजिकल चीज सिर्फ अपन पढ़ रहे हैं, गारंटी, ढूंढ लेना कहीं पे। ऑप्शनल प्लूरल, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपन पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आप एक पॉइंट देखो, आप लॉ पढ़ रहे हो, आपका पढ़ा हुआ है ताज़ा ताज़ा, इसलिए रिलेट हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आप पढ़ते हो कि या पार्टनरशिप फर्म में आप पढ़ते हो कि जब, एक से ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लेना,
दो तरह से, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जब सभी के बीच में रिश्ता खत्म हो जाए तो पार्टनरशिप फॉर्म, और कोई पार्टनर या कुछ पार्टनर्स जा रहे हो तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। तो अब देखो, इसमें एक पॉइंट है, मान लीजिए डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर से पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व होती है, और यहाँ ब्रैकेट में एस लिख दो। इसका क्या अर्थ होगा पता है, ब्रैकेट में लगाने से, ऑप्शनल प्लूरल। इसका मतलब सिंगुलर भी चलेगा और प्लूरल भी चलेगा। मतलब से 6 पार्टनर थे और एक पार्टनर अगर सिंगुलर लेते हैं, एक मरता है तो भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा उसके साथ, और प्लूरल यानी एक से ज्यादा भी मरता है तो जितने मरे हैं, 6 में से 2 मरे हैं, तो उन 2 के साथ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। तो चूंकि एक से भी होता है और एक से भी होता है और एक से ज्यादा से भी होता है, इसलिए अब आप एग्जाम में अगर लिखो लॉ में, और आप लिखते हो कि बाय द डेथ ऑफ अ पार्टनर और मोर देन वन पार्टनर बट नॉट ऑल, उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय डेथ। तो ऐसा इतना सारा लिखने के बजाय हेडिंग लिखिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, और नीचे पॉइंट लिख दिया, फर्स्ट पॉइंट बाय द डेथ ऑफ पार्टनर, ब्रैकेट में एस। ये ब्रैकेट में एस लिखने से आपका कितना सारा कुछ लिखना बच जाएगा, शॉर्ट में आप अपना पूरा मैसेज कन्वे कर दोगे। आया समझ? ये तरीका होता है। चलो, तो मैंने क्या बताया आपको, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मेरा मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो क्या होता है, इसमें दो मेन क्लॉज तो होते हैं, इसलिए यहाँ मैं एस नहीं लगा रहा हूँ, सेकेंड वाले के बाद मैं एस लगा सकता हूँ। एक मेन क्लॉज तो हो गई, और उसके बाद फिर एक और होगा, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब इसमें 3 मेन क्लॉज भी हो सकते हैं, 4 मेन क्लॉज भी हो सकते हैं, पर 2 मेन क्लॉज तो होंगे ही, कंपलसरी है, और 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब समझना, प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज एक तो हो गई होगा, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। चलो सेंटेंस बनाते हैं। आई ईट पिज्जा एंड ड्रिंक टी बिफोर गोइंग टू मार्केट। तो आई ईट पिज्जा ये मेन क्लॉज है, और एंड लगाया है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, मतलब ये दो मेन क्लॉजेस को जोड़ता है। मतलब ड्रिंक टी ये भी एक मेन क्लॉज है, आई ड्रिंक टी आई इम्प्लाइड है, यानी कि दो मेन क्लॉज हो गए। और बिफोर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसका मतलब आगे जो आ रहा है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। गोइंग टू मार्केट सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब देखना जरा, मेन क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि मेन प्लस मेन कंपाउंड, और अगर सबऑर्डिनेट इसके साथ जुड़ जाए तो कॉम्प्लेक्स, यानी कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कौन सा सेंटेंस हो गया ये, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। डन, आया? चल, अब एग्जांपल बनाते हैं इसके, और लिखो, दे पुल्ड हिम, इसके एग्जांपल्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, दे पुल्ड हिम and saved his life when he was about to fall from the roof। देखो, they pulled him main clause and coordinating conjunction saved his life, ये क्या है, ये है एक और मेन क्लॉज, तो ये दो मेन क्लॉज, when conjunction he was about to fall from the roof सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक मेन क्लॉज प्लस एक मेन क्लॉज प्लस एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब ये क्या हो गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, एक और बना लेते हैं। ईशान लव्ड क्रिकेट, ईशान लव्ड क्रिकेट बट लेफ्ट इट। कौन लेफ्ट इट, मतलब ईशान लेफ्ट इट, बिकॉज हिज पेरेंट्स वांटेड सो, क्योंकि उसके पेरेंट्स ऐसा चाहते थे। तो ईशान लव्ड क्रिकेट मेन क्लॉज, लेफ्ट इट, ईशान लेफ्ट इट या ही लेफ्ट इट एक और मेन क्लॉज, क्योंकि बट है, फैन बॉयज में बी फॉर बट है, मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसका मतलब
दोनों मेन क्लॉज है, और बिकॉज एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यानी इसके बाद जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो मेन क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिद्ध हो गया, बिल्कुल सिद्ध हो गया। एकदम से आवाज मुझे लगा लो आ रही है, ठीक है। चलो अब कल हम क्या करने वाले हैं, देख लो मेरी बात सुनो। कल हम मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चंस ऑफ ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज और ये आपको जो करने हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट, सॉरी, ये जो क्लॉजेज हैं इनके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि इसके ऊपर मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम कोशिश करेंगे कल मॉड्यूल के जितने से ज़्यादा क्वेश्चन है वो सॉल्व करें। फिर मेरे नोट्स में जो है वो भी आपको सॉल्व करना है, एग्जाम में आ सकता है। चलो आज की ईडियम्स ले लें हम लोग, और कल एक बार कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे फिर 5 मिनट बात कर लेंगे, है ना। कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग पे फिर बात कर लेंगे। चलो आज की ईडियम ले लो बच्चों। ईडियम ऑफ द डे, पहला लिखो बड़ा मज़ेदार, इन ब्लैक एंड वाइट। इन इन ब्लैक एंड वाइट, इसका क्या मीनिंग होता है इन ब्लैक एंड वाइट का? इसका अर्थ होता है इन राइटिंग। जैसे मैंने एक एम्प्लॉय को एक सेमिनार में भेजा कि जा यार वहाँ सेमिनार है, अटेंड करके आ, फिर मुझे बताना उसमें क्या हुआ। फिर वो आया और मुझे बताने लगा कि सर ये हुआ। मैंने कहा डोंट टेल मी ओरली, आई वांट द डिटेल्स ऑफ द सेमिनार इन ब्लैक एंड वाइट। तो इन ब्लैक एंड वाइट यानी कि इन राइटिंग। तो डोंट टेल मी, गिव इट टू मी इन ब्लैक एंड वाइट। या जैसे मैंने कोई काम सौंपा है और आज शाम तक मुझे फाइल चाहिए, आई वॉन्ट द फाइल कंप्लीटेड इन ब्लैक एंड वाइट बाय द इवनिंग। मुझे लिखित में पूरी फाइल कंप्लीट चाहिए। क्यों? क्योंकि कागज सफेद है और इंक जनरली ब्लैक चलती थी पहले के जमाने में, तो ये एक ईडियम बन गया बड़ा सुंदर सा, इन ब्लैक एंड वाइट, है ना। दूसरा लिखो इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट्स यानी अंदर और बाहर, यानी कि कंप्लीट डिटेल्स। I want all the ins and outs of the transaction between ABC Limited and PQR Limited। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी आई और उन्होंने दोनों कंपनी से कहा है, जानकारी मांगी, या अपने अपने जूनियर से बोला है कि बेटा इन दोनों कंपनी ने कुछ गड़बड़ करी है, मुझे इनके सारे ट्रांजेक्शन्स जो हुए हैं आपस में उसकी कंप्लीट डिटेल्स चाहिए। आई वांट ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स बिटवीन दीज टू कंपनीज। ठीक है, एक और लिखो बड़ा मजेदार, ये आया समझ में, इन्स एंड आउट्स। जैसे कि आप अकाउंट्स अच्छे से सीख जाओ तो आप क्या बोलोगे, आई नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक, पर जनरली सब्जेक्ट्स पे नहीं लगाते इसको, कहीं डिटेल्स आपको चाहिए होगा, आई नो ऑल द इन्स एंड आउट्स अबाउट माई मोबाइल फोन, ऐसा, ये बढ़िया बनेगी। एक और लिखो बढ़िया सा, इन फुल स्विंग। ये बहुत मजेदार है, इन फुल स्विंग। ये जो क्रिकेट में बॉल स्विंग होते हैं ना, रिवर्स स्विंग और स्विंग नॉर्मल, वो स्विंग नहीं है। इसका अर्थ है एट इट्स हाइट, एट इट्स हाइट या पीक, चरम पर, हिंदी में चरम पर। देखो क्या मीनिंग है इसका, द कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन फुल स्विंग। तो अभी काम रुका हुआ था कोविड के कारण, अभी काम चालू हो गया है, तो बिल्कुल पीक पे है, रोज बढ़िया काम चल रहा है, सारे एम्प्लॉयज आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, काम पूरी ताकत से हो रहा है, तो हम बोलेंगे द वर्क इज इन फुल स्विंग। कैसे चल रही प्रिपरेशन, माई प्रिपरेशंस आर इन फुल स्विंग, बिल्कुल पीक पे है, बहुत तगड़ी प्रिपरेशन चल रही, तो प्रिपरेशंस आर इन फुल स्विंग। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे आज के प्यारे प्यारे 3 ईडियम्स। आप लोगों ने बहुत प्रेम से सुना। कल आज के टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से हम लोग एक्सरसाइजेस के साथ करते हैं, क्योंकि इसको लेके बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं मॉड्यूल में, बहुत सारी, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि एक बार आपके साथ काफ़ी उनमें से काफ़ी सारी डिस्कस कर लो।